हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारा जो टॉपिक शुरू होता है ग्रेविटेशन का, जो था क्लास 10th का, उसका सेकंड पार्ट लेके आए। इसके अंदर हम 4 टॉपिक्स लिखने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट्स आपके सामने अभी दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हमारे जो 4 मेन टॉपिक्स हैं उनमें से फर्स्ट है फोर्स और मोशन के बीच का रिलेशन। देन द सेकंड वन इज कि इसमें हम देखने वाले सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन और इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। ठीक है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है वो स्टडी करेंगे। थर्ड होने वाला है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम 3 लॉ स्टडी करेंगे जो केपलर ने हमें बताया था। ठीक है, उसके अलावा जो फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम स्टडी करें फोर्स और मोशन के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं मोशन की, तो मोशन के केस में हमेशा आपके पीछे फोर्स होना ही चाहिए। ठीक है, अगर फोर्स नहीं है तो मोशन नहीं होने वाला। जब भी कहीं फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे फोर्स आती ही है। ठीक है, फॉर एनी मोशन फोर्स इज नेसेसरी, बिना फोर्स की मोशन नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही पकड़ लो, जो कहता है कि अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि अगर एक बॉडी अगर रेस्ट पर है, ठीक है, तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने वाली है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, उसके मोशन, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है, कि आप वो रेस्ट पे है या फिर वो मोशन में है, ये बात चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। राइट, तो इसकी वजह से मतलब इस फर्स्ट लॉ के बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि जब तक फोर्स प्रेजेंट नहीं है तब तक मोशन नहीं हो सकता। अब द सेकंड टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर पाथ में जब कोई भी बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं अभी बोलता हूँ आपको कि चलो एक हम क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं या फिर एक स्टोन लेते हैं, उसको हम एक रोप से टाई करेंगे, उसके बाद में उसको गोल 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 घुमाएंगे, ऐसे ऊपर हाथ रख के ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एक एनिमेशन दिख रहा होगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक, तो आपको यहाँ पर इस तरह से उस स्टोन को घुमाना है। जब तक आप उसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो तब तक आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और वो फोर्स क्या कर रही है? उस स्टोन को आपकी तरफ खींच रही है। इसी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है। अगर ये फोर्स प्रेजेंट नहीं होती तो ये जो स्टोन है बाहर की डायरेक्शन में चले जाता। अगर ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो मैं अभी सामने बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसको घुमा रहे हो, कंटिन्यू घुमा रहे हो, जब तक आप इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, जब तक इस तरह से आप जब इसको घुमा रहे हो तब तक वो स्टोन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कल में। ठीक है, तो तब तक के लिए वो स्टोन के ऊपर आप ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो। आप उसके सेंटर में हो, जो भी सर्कुलर पाथ घूम रहा है, ठीक है, आप उसके सेंटर में हो। ठीक है, तो जैसे जब तक आप इसको घुमा रहे हो, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया या फिर वो रोप टूट गई, ठीक है, लेट्स से आप उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमा रहे हो और रोप वीक है और टूट गई, या फिर आपने घुमाते घुमाते उसको बीच में छोड़ दिया, घुमा रहे थे, छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है कि अब जो ये स्टोन था या फिर जो बॉल था, अब क्या होगा, वो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर आपको एक एनिमेशन दिख रहा होगा, उसके थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होने वाला है कि ये जो बॉल है इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही थी, अब वो रुक गई। ठीक है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे चल रही, सर्कुलर मोशन कर रहा था वो जो ऑब्जेक्ट था, कह लो बॉल था या फिर एक स्टोन था। ठीक है, तो जैसे ये कट जाता है, ये रोप कट जाता है या फिर आप उसको छोड़ देते हो, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल। ठीक है, जैसे ही फिर आप एक्सेलरेशन को इसके ऊपर फोर्स लगाना रोक दोगे तो यह वेलोसिटी की डायरेक्शन में निकल पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन की बात करूँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो 2 वर्ड से बना हुआ है सेंट्रीपिटल। इसमें से जो सेंट्रीपिटल जो वर्ड है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग, सीक करना मतलब उस तक पहुंचने की कोशिश करना। राइट, अब क्या कर रहा है, ये सेंटर की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सेंटर की तरफ एक्ट करता है, दैट्स वाई अब हम इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जिस भी सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, और आपको अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए थी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और उसी के साथ साथ नोट्स में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, आपको नोट्स वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। राइट, ओके, नाउ
अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो होने वाला है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत सिंपल 3 लॉज है, अगर आप ध्यान से सीख लो तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी लॉज है। तो उस पर जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो क्या कहता है एनी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब वो जिस वे में वो चल रहा है, ठीक है, जिस पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब इलिप्टिकल शेप का है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस सर्कुलर शेप में उसके आसपास में रिवॉल्व करेगा, राइट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होने वाला है और ये क्या है, इसके अंदर सन उनकी इस इलिप्स के एक किसी भी एक फोकाई पे होने वाला है, फोकस पे होने वाला है, ठीक है। अभी इलिप्स जो होता है उसके अंदर ये इलिप्स का पार्ट है, ठीक है, इलिप्स की जो ज्योमेट्री है उसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसके फोकस होते हैं, ठीक है। तो एक साइड में होगा कभी या फिर दूसरी साइड पे होगा सन, ठीक है। तो सन की जो लोकेशन है उसकी फोकस पे होने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक एनिमेशन दिख रहा है, उसके थ्रू आप समझ सकते हो, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ। इसमें सिंपली क्या बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसमें क्या बोलता है कि जो भी प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। और इसमें से जो सन है वो उन 2 फोकाई में से किसी भी एक पर लोकेटेड होने वाला है ना। वो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि इसका दूसरा नाम है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर आप सन से लेकर प्लैनेट तक के, ठीक है, वहाँ से जो अगर रेडियस वेक्टर निकालते हो उसका जो डिस्टेंस निकालते हो, ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा वो स्वीप आउट करेगा इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक अगर एक प्लैनेट मूव कर रहा है तो उसने जितना एरिया कवर किया, ये जो रेडियस वेक्टर है जो आपके मिडिल वाले सन से और प्लैनेट को, सन और प्लैनेट को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो 2 रेडियस वेक्टर्स है वो जब ऐसे गोल घूमेंगे तो वो इक्वल एरिया कवर करेगा इस तरफ में, ठीक है, इस तरह से। और अगर वो नीचे की तरफ अभी ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर भी वो इक्वल एरिया कवर करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू आपको और अच्छे समझ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस में जो है एरिया इक्वल होने वाला है, ठीक है। कहीं पे यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है कम होता है एक साइड में, एक साइड में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हमको थोड़ा फिगर में डिफरेंस दिखता है, बट वो जो एरिया जो टोटली कवर करने वाला है दैट वुड बी द सेम, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम थर्ड केपलर के लॉ पे, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब। अब यहाँ पे जो टी स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे टी जो है हमारा टाइम पीरियड है कि एक प्लैनेट को एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, सो दैट इज टी। और यहाँ पे आर की जो बात करें, आर जो है हमारा, यहाँ पे आर रिप्रेजेंट करता है कि प्लैनेट और इस सन के बीच में, प्लैनेट और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर आप कह सकते हो कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, ठीक है, मतलब के इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, राइट। इस तरह से आप केपलर के थर्ड लॉ को शॉर्ट में बता सकते हो, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ देकर है नहीं आपके बुक में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉज ऑफ केपलर, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ देख लिया। फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज कहते हैं सेकंड लॉ को, ठीक है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम स्टडी करने वाला है ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं भाई कि देखो, अगर कोई भी 2 बॉडीज है, ठीक है, हमने सबसे पहले तो क्या देखा था, पिछले लेक्चर में देख लिया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किन भी 2 बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सन और अर्थ के बीच में हो या फिर 2 प्लैनेट्स के बीच में हो, ये किन्हीं भी 2 बॉडीज के बीच में हो सकता है। 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच में भी होगा, एक टेबल और चेयर है तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। हर उन चीज़ों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनके बीच में जिनका कुछ मास है, ठीक है, और वो कुछ डिस्टेंस दूर होंगे, राइट। तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होने वाली है, राइट। ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो इसमें क्या बोलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हम कंसिडर करते हैं, एक का मास हम लेते हैं कैपिटल एम, दूसरे का मास लेते हैं स्मॉल एम, या फिर एक का मास लेते हैं m1, दूसरे का मास लेते हैं m2। तो अगर मैं कहता हूँ तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m, ठीक है। m और m का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो m इंटू m का जो ये आएगा हमारे पास में m मल्टीप्लाइड बाई m, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, या फिर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m, राइट, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m। और एक और चीज़ होता है कि अब क्या कहता है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो f है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
आर स्क्वायर को, ठीक है। अब अगर मैं इनको वर्ड्स में बोलना चाहूँ, इस बात को अगर मैं वर्ड्स में कहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहना चाहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस चीज़ के साथ बढ़ेगा। अगर आपके पास में दो चीज़ें हैं, मास m1 m2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट कर दोगे, समझे 5 kg की चीज़ है, आपके पास एक 2 kg की चीज़ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 10, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, राइट। और अगर इनके बीच में का जैसे डिस्टेंस पहले 2 सेंटीमीटर का था, फिर अब 10 सेंटीमीटर का हो रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होते जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, आर से हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो दो बॉडीज़ है इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने उसको दिया आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये खत्म होता है, हमारा लेक्चर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, एनिमेशन अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। अगर कुछ डाउट्स हो तो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।